जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल कालीन फारसी साहित्य के बारे में। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और किसी भी वंश के बारे में अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो साहित्य से के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर दिया बाबरनामा। बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना किसने की है? देखिए, बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की यह कृति है जिसका अकबर ने 1583 ईस्वी में अब्दुर रहमान खान खाना द्वारा अनुवाद करवाया था। तो देखिए, बाबरनामा ये तुजुक ए बाबरी है, इसको बाबर ने लिखा था, है ना। तो ये आत्मकथा हो गया, बाबर ने खुद अपने बारे में लिखा है ना। और इसकी मूल भाषा थी तुर्की भाषा। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी कहते हैं। लिखा किसने? बाबर ने। और भाषा कौन सी थी? तुर्की की। अब इसका जो फारसी में अनुवाद करवाया गया ये अब्दुर रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुर रहमान खान खाना यहाँ पे लिखा है और 1583 ईस्वी में किया है। आगे तारीख रसीदी। हुमायूं की शाही फौज में कमांडर के पद पर नियुक्त मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा रचित यह कृति। देखिए, मिर्जा हैदर दोगलत, ये इसने लिखा है तारीख रसीदी। यह मध्य एशिया में तुर्कों के इतिहास तथा हुमायूं के शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। देखिए, मध्य एशिया में तुर्कों की क्या स्थिति और हुमायूं का शासन कैसा होता है इसके बारे में पता चलता है कहाँ से? तारीख रसीदी से। आगे देखिए, यहाँ पर दिया है कानून हुमायूनी, है ना। कानून हुमायूनी किसने लिखा है? 1534 ईस्वी में ख्वांदमीर द्वारा रचित इस कृति में हुमायूं की चापलूसी करते हुए उसे सिकंदर आजम, खुदा का साया इत्यादि उपाधियों का वर्णन किया गया। तो कानून हुमायूं इसे ख्वांदमीर ने लिखा है और इसमें इसने हुमायूं की चापलूसी की है, तो इसे सिकंदर आजम, है ना, और खुदा का साया ये सब संज्ञाएं दी है। हुमायूं नामा, अगर हुमायूं नामा की बात करेंगे तो इसकी रचना की है गुलबदम बेगम ने, है ना। ये लिखा है 2 भागों में विभाजित, यह पुस्तक गुलबदम बेगम द्वारा लिखी गई है। मतलब ये 2 भागों में विभाजित है और लिखा किसने? गुलबदम बेगम ने, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। तो इसके पहले भाग में बाबर की चर्चा मिलती है और दूसरे भाग में हुमायूं की। आगे है तज़किरातुल वायात। देखिए, तज़किरातुल वायात ये 1536-37 में जौहर आफ्ताबची के द्वारा रचित पुस्तक है। देखिए, जौहर आफ्ताबची इसने इसको लिखा हुआ है ना। इस पुस्तक में हुमायूं के जीवन में उतार चढ़ाव का उल्लेख देखने के लिए मिलता है कि हुमायूं के जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। वाक़ियात मुस्ताकी ये लोदी और सूरकाल के विषयों की जानकारी देने वाली कृति है ना। रिजकुल्लाह मुस्ताकी द्वारा रचित है। तो वाक़ियात मुस्ताकी ये रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने रचित लिखा हुआ है और इसमें लोदी वंश और सूरकाल, मतलब जो शेरशाह सूरी होते हैं, इनके समय की जानकारी मिलती है। तोहफा अकबर शाही, अकबर को समर्पित इस पुस्तक को अब्बास खां सरवानी ने लिखा है ना। अब्बास खां सरवानी नाम याद रखना है। तोहफा अकबर शाही लिखा है, अकबर के निर्देश पर लिखा गया। इस पुस्तक से शेरशाह के विषय में भी जानकारी मिलती है। तारीख शाही बहलोल लोदी के काल से प्रारंभ होकर हेमू के मृत्यु के समय पर समाप्त होने वाली पुस्तक अहमद यादगार के द्वारा रचित है। मतलब बहलोल लोदी के समय में इसको लिखना स्टार्ट किया जाता है और इसमें तब तक की घटनाएं लिखी गई जब तक कि हेमू की मृत्यु नहीं हो जाती है। अहमद यादगार ने इसको लिखा है। आगे है तज़किरा ए हुमायूं व अकबर। अकबर द्वारा अपने दरबारियों को हुमायूं के विषय में जो कुछ मतलब बताया जाता है लिखने का आदेश देने पर अकबर के रसोई प्रबंधक
बायरजात बयात ने पुस्तक लिखी। मतलब कि हुमायूं के बारे में जितना आपको पता है उसको लिखी, ये लिखा है बायरजात बयात ने। नफाइस उल मासिर अकबर के समय में यह प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, मीर अलाउद्दौला कजवीनी के द्वारा रचित है, जिसे 1565 से 1575 तक की स्थिति का पता चलता है। मतलब नफाइस उल मासिर में 10 वर्षों का विवरण दिया गया। तारीख अकबरी 9 भागों में विभाजित यह पुस्तक है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा रचित। निजामुद्दीन अहमद ने 9 भागों में विभाजित पुस्तक तारीख अहमदी की अकबरी की रचना की। इसके प्रथम 2 भाग में मुगलों के इतिहास का उल्लेख है ना। शेष भाग में दक्कन, मालवा, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर, सिंध एवं मुल्तान की स्थिति का आभास कराते हैं। तो तारीख अकबरी के 2 भाग में मुगल का इतिहास पता चलता है और बाद में अन्य शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। इंसा की बात करेंगे तो अबुल फजल की रचना है इंसा, है ना। अकबर द्वारा विदेशी शासकों को भेजे गए शाही पत्रों का संकलन है। ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अकबर ने विदेशी शासकों को किस प्रकार के पत्र भेजे थे ये यहाँ से पता चलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया अगले ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो मुंतखब उल तवारीख, है ना। 1590 ईस्वी में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रचित यह पुस्तक हिंदुस्तान के आम इतिहास के रूप में जानी जाती है, जो 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग जिसे तबाकात अकबरी का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है ना, सुबुक्तगीन से हुमायूं की मृत्यु तक की स्थिति का उल्लेख करता है। तथा तीसरा, अच्छा यहाँ पे संक्षिप्त तो दूसरा भाग ये है और तीसरा ये है, सूफी शायरों एवं विद्वानों के जीवनियों पर प्रकाश डालता है, इसे तवारीख कहते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला जो यहाँ पे ग्रंथ दिया ये तुजुक जहांगीरी, है ना। जहांगीर ने इस पुस्तक को अपने शासनकाल के 16वें वर्ष तक लिखा था, है ना। इसके बाद 19 वर्षों के इतिहास को मोतमिद खां ने अपने नाम से लिखा है। अंतिम रूप से इस पुस्तक को पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद हादी को है। यह पुस्तक जहांगीर के शासनकालीन उतार चढ़ाव एवं शासन संबंधी कानूनों का उल्लेख करता है। तो तुजुक जहांगीरी ये मूल रूप से जहांगीर के बारे में बताता है। इकबाल नामा जहांगीर जहांगीर के शासनकाल के 19वें वर्ष के बाद की जानकारी देने वाली पुस्तक है। मोतमद खां बख्शी द्वारा, मोतमद खां बख्शी ने लिखा है इस इकबाल जहांगीरी। इसमें जहांगीर के शासनकाल में 19 वर्ष के बाद की जानकारी पता चलती है। अमल ए सालेह मोहम्मद सालेह द्वारा रचित इस कृति में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का इतिहास मिलता है। अमल ए सालेह में जो शाहजहां है इनके अंतिम 2 वर्षों का इतिहास पता चलता है। तारीख शाहजहानी, है ना, शाहजहां कालीन शासन के हालातों एवं अफसरों के संबंध में जानकारी देने वाली यह पुस्तक सादिक खां के द्वारा रचा गया। तो सादिक खां ने इस पुस्तक को रचा है, इसका नाम क्या है, तारीख शाहजहानी, है ना। जहार चमन चंद्रभान द्वारा रचित यह कृति शाहजहां के शासन प्रणाली और कार्य प्रणाली का जिक्र करती है। तो देखिए चंद्रभान ये इन्होंने लिखा है चहार चमन में। शाहजहांनामा, आलमगीरनामा ये दोनों ही कृतियां औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों के इतिहास को बताने वाली एकमात्र कृति मानी जाती है। देखिए शाहजहांनामा और आलमगीरनामा, इससे पता चलता है कि औरंगजेब ने प्रारंभ के 10 वर्षों में कैसा शासन किया। शाहजहांनामा के रचयिता इनायत खां एवं आलमगीर के रचयिता काजिम सिराजी। देखिए इनायत खां और काजिम सिराजी इन दोनों ने पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है वाक़यात आलमगीरी, है ना। अकील खां द्वारा रचित यह कृति औरंगजेब के राज्यारोहण के समय में हुई लड़ाइयों का विस्तार से उल्लेख करती है। जो औरंगजेब है इसकी राज्यारोहण के समय में कितने युद्ध हुए ये वाक़यात आलमगीरी से पता चलता है। आगे खुलासत उत तवारीख, है ना। औरंगजेब कालीन आर्थिक स्थिति, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं एवं व्यापारिक मार्गों पर प्रकाश डालने वाली यह पुस्तक सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई। तो सुजान राय भंडारी ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम है खुलासत उल तवारीख, है ना। मुंतखब उल लुबाब खफी खां ने इस पुस्तक को लिखा है और इसमें औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक विवरण है, मतलब औरंगजेब की जो कमी है उसको प्रस्तुत किया गया। फतुहात आलमगीरी ये औरंगजेब के 34वें वर्ष के शासनकाल पर प्रकाश डालने वाली कृति ईश्वर दास नागर के द्वारा रचित है ना, फतुहात आलमगीरी। नुक्सा ए दिलकुशा औरंगजेब के शासनकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का उल्लेख करने वाली यह पुस्तक भीमसेन कायस्थ के द्वारा लिखा गया नुक्सा ए दिलकुशा। मासिर आलमगीरी, है ना, साकी मुस्तैद खां द्वारा रचित यह कृति औरंगजेब के शासनकाल के 11वें वर्ष से लेकर 20वें वर्ष तक की स्थिति पर प्रकाश डालती है। जदुनाथ सरकार ने इस कृति को मुगल राज्य का गजेटियर काल कहा है। देखिए मुगल काल का जो गजेटियर काल है ना, ये किसके समय में, औरंगजेब के शासन का 11वें से 20 वर्ष, मतलब ये जो 10 वर्ष का शासन है इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है फतवा आलमगीरी। फतवा आलमगीरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रामाणिक एवं विस्तृत सार संग्रह फतवा आलमगीरी के नाम से जाना जाता है, जिसे औरंगजेब के आदेश से धर्माचार्यों ने एक समूह के रूप में तैयार किया था। इसके बाद है मजमा-ए-बहरीन, है ना, 2 महासागरों का मिलन, है ना।
दारा सिकों द्वारा रचित इस पुस्तक में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को एक ही लक्ष्य के दो मार्ग बताया गया है। ये लिखा है किसने? दारा सिकों ने, और पुस्तक का नाम है मजमा-ए बहरीन। तारीख अल्फी ये मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है, इसे याद रखिएगा। हरिभद्र शूरी ये समरादित्य कथा हरिभद्र शूरी ने लिखा है ना। आगे तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा रचित है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर दिया है दारा सिकों की रचनाएं, मतलब दारा सिकों ने किस प्रकार की रचना की ये भी यहीं पर देख लेते हैं। देखिए दारा सिकों ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत एवं ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो श्रीमद् भागवत गीता और योग वशिष्ठ, इसका फारसी अनुवाद किसने किया? ये दारा सिकों ने किया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कृत वेदों का संकलन, इसने सबसे महत्वपूर्ण क्या किया? वेदों को संकलित किया। नेक्स्ट दिया दारा सिकों ने मौलिक पुस्तक मजमा-उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम की रचना की, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया है ना। मजमा-उल बहरीन है ना, इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलन है ना। ये दारा सिकों ने लिखा है। दारा ने स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर-ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया है ना। तो जो 52 प्रकार के उपनिषद है, इसका सिर-ए अकबर नाम से अनुवाद किया है ना। अब देखिए यहाँ पे सूफी मत से संबंधित ग्रंथ है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दारा सिकों ने के सूफी मत संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित है। सफियत उन औलिया है ना, विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृत्त है। सकीनत उल औलिया है ना, भारत में कादरी परंपरा के सूफियों का जीवन वृत्तांत है ना। हसनात उल आफरीन, विभिन्न मतों के संतों की वाणी का संकलन है। तकीरन उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग का चरण किस प्रकार होगा है ना। रिसाला ए हमनुमा है ना, सूफी प्रथाओं का वर्णन है। मुगल काल को गुप्त काल के बाद का द्वितीय क्लास की युग कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बाग है ना, बाग एक विशेष प्रकार की शैली है ना, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे है ना। जैसे आप अभी भी सुन सकते हैं चार बाग, आलम बाग, लखनऊ में काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो बाग एक विशेष प्रकार की शैली होती है, जिसे ये फारसी प्रेरणा से आया था, मुगलों ने इसे प्रारंभ किया था। तो अगली क्लास में हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।